बहुत से लोग कहते हैं इंडिया पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं है, लेकिन आज हम जानेंगे कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया सच में विश्व गुरु था। क्योंकि जितनी सभ्यता हमारी विकसित थी, ऐसी शायद ही कोई सभ्यता विकसित रही होगी। पिछले एपिसोड तक हमने अपने प्राग इतिहास के बारे में जाना। उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का समय आया, जिसमें आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति, जूकर और जांगड़ संस्कृति, इन संस्कृतियों का उदय हुआ। इन संस्कृतियों में तांबे एवं पत्थर के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ हुआ। सीमित रूप में कांसे का भी प्रयोग हुआ। इन संस्कृतियों का पता हमें इनके मर्द भांडों से लगता है। ऐसी ही एक संस्कृति थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह अभी तक की मिली हुई पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का अपने आप में एक इतिहास है, तो चलिए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में। सन 1826 में चार्ल्स मैसन का ध्यान गया कि हड़प्पा के लोग मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं खरीदते, वे कहीं मिट्टी में से ईंटें निकालते हैं और अपने घर बनाते हैं। बेसिकली हड़प्पा एक गांव है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस टाइम यह भारत का हिस्सा था। चार्ल्स मैसन का ध्यान तो गया, लेकिन उसने बात ये आई गई कर दी, परंतु यह बात इतनी उभरी नहीं। उसके बाद 1853-56 का समय आया, जब इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1853 ईस्वी में आप सभी जानते हैं पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई। उसी समय कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कनिंगम नामक एक आदमी देख रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो भाई थे और वो यहाँ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने यहाँ की ईंटों का प्रयोग रोडों के रूप में किया, लेकिन अभी भी उन्होंने इस सभ्यता के बारे में नहीं जाना और इस बात को फिर से अनदेखा कर दिया गया। सन 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उस समय दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई शुरू की। अचंभे की बात यह थी कि खुदाई स्टार्ट करते ही वहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा शहर उभर कर सामने आया। गवर्नमेंट ने उस एरिया को लॉक कर दिया और वहाँ पर एक बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की और यह खुदाई लंबे समय तक चलती रही। अभी तक लगभग 1400-1500 बस्तियों का पता चल चुका है। ये बस्तियां अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में हैं। इन बस्तियों का 80% हिस्सा भारत में पाया गया है। लगभग 1000 से 1100 बस्तियां सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अब यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसका समय 3500 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के जस्ट बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। यह 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई और ऐसा ही हड़प्पा की तरह स्ट्रक्चर वहां मिला। 1921 और 22 की खोज जो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी, वह उस समय विश्व में एक बहुत बड़ी न्यूज के रूप में सामने आई और 1921 से 1947 तक जब भारत आजाद हुआ, उस टाइम तक 40 बस्तियां इस सभ्यता की मिल चुकी थी। इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष हड़प्पा गांव में मिले, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में है, वो स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे अवशेष सिंधु नदी के आसपास मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो गंगा और सिंधु के बीच में सरस्वती नदी है, वहाँ पर इसके ज्यादातर अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये तो हुई इस सभ्यता के नामकरण की बातें। आगे हम जानेंगे कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता तो इसका नगरीकृत होना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है।
और दूसरा इसका जल निकासी प्रणाली। यह सभ्यता उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है वहां से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है वहां तक है। ये पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में है, ये वहां से लेकर पश्चिम में सूतकांगेडोर जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहां तक है। इस एरिया में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। जो समुद्री तट है वो है 1300 किलोमीटर का एरिया इसका आता है। इस सभ्यता का नगर नियोजन कैसे था अब हम उसको जानेंगे। हर नगर 2 पार्ट में डिवाइड था, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचाई पर होता था और पूर्वी टीला वो निचाई पर होता था। जो पश्चिमी टीला होता था उसकी चारों तरफ एक 4 दीवारी होती थी। इससे ऐसा लगता है कि इसमें शायद पुरोहित या बड़े वर्ग के शासक वर्ग रहते थे। और जो पूर्वी टीला था वो निचाई पर था और इसकी 4 दीवारी नहीं थी, तो इससे लगता है इसमें नॉर्मल आदमी, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर ऐसे रहते थे। कुछ अपवाद है, जैसे धोलावीरा में 3 पार्ट में है, बीच में एक तीसरा पार्ट और है। जो 4 दीवारी होती थी उसमें बाहर की तरफ पक्की ईंटें लगी होती थी और अंदर की तरफ कच्ची ईंटें लगी होती थी। और जो ये मध्यमा बोला गया है, धोलावीरा में जो तीसरा पार्ट मिला है उसे मध्यमा कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या 4 और 4-5 कमरे होते थे। एक रसोई घर, एक स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। मकान पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों और कुओं, दहलीजों में प्रयोग किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि शायद 2 मंजिला भवन थे यहाँ पर। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पे न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल एक ऐसा नगर है जहाँ पर दरवाजे और खिड़कियां सड़कों पर खुलते थे। ये लोथल गुजरात में है। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु सबसे प्रचलित आकार था ईंटों का 4:2:1। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था और उनके नीचे नालियां बनी हुई होती थी। ये नालियां ईंटों या पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी और इन नालियों में मेन होल भी बने होते थे। ताम्रपाषाण की दूसरी किसी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई का इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया है। भारत में हड़प्पा सभ्यता 7 राज्यों में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा स्थान मिले हैं गुजरात में और उसके बाद मिले हैं राजस्थान में। हरियाणा में जो बनवाली है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है इस सभ्यता का। जैसा कि पहले बताया गया है, पूरा शहर 2 पार्ट में डिवाइड था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन लोथल और सूरकोटड़ा 2 ऐसी साइट मिली हैं जहां ये 2 टीले नहीं है, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। जबकि चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत ही नहीं है। धोलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा हुआ है। अब आगे आता है कि इनका खान पान कैसा था। उस टाइम शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खाना था, पर मुख्य खाना शाकाहारी था। वहाँ फसलें गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूजा, खजूर, राई, सरसों, तिल और कपास, ये फसलें होती थी। कपास को उस टाइम सिंडोन कहा जाता था। उस टाइम जो उच्च वर्ग था, पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, वो सोने, चांदी, हाथी दांत और मनके के आभूषण पहनते थे। लेकिन जब जो गरीब परिवार थे वो शंख, सीपी या मिट्टी के मनके बनाते थे और उनके आभूषण पहनते थे। उस टाइम सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े का प्रयोग किया गया है। सूती में सादे कपड़े का प्रयोग भी किया गया है और कढ़ाईदार का भी।
एक पुरोहित की तस्वीर मिली है वहाँ पर। उसने एक शॉल ओढ़ रखा है जिसमें 3 पत्तीदार कढ़ाई का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक नारी मरण मूर्तियां मिली है वहाँ पर। इससे ऐसा लगता है कि उस टाइम मातृ प्रधान समाज होता था, परंतु लोथल से 3 युगल समाधान और कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिलने के कारण विद्वानों ने यह कहा कि यहाँ शायद सती प्रथा भी प्रचलित थी। सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मुहरों से प्राप्त होता है। मृदभांडों, कुल्हाड़ियों या तांबे की पट्टियों पर उस लिपियों के प्रमाण मिले हैं। इस लिपि में कुल 400 से 500 चित्राक्षर मिले हैं, जिसे भावर रूपी अक्षर भी कहते हैं। इस लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर और मछली का प्रयोग किया गया है। यह लिपि बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं ऐसी लिखी जाती थी। इसे बुस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। इसे न पढ़े जाने का एक कारण है क्योंकि ऐसा कोई द्विभाषीय लेख अभी तक नहीं मिला है। सैंधव सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी तरफ एक हाथी और एक बाघ, बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा दिखाए गए हैं। यह मूर्ति एक खंडित अवस्था में मिली है। इसके ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जॉन मार्शल जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इसे शिव का आदि रूप कहा है। उस समय अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। पहली थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। जो पूर्ण समाधिकरण होता था, यह समाधिकरण सबसे ज्यादा प्रचलित था और इसमें पूरे मृत शरीर को दफना दिया जाता था। जो आंशिक समाधिकरण था, उसमें मृत शरीर को जंगली जानवरों या चिड़ियों के लिए कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियों और कपाल आदि को दफनाया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार। इस प्रकार के समाधान में शव को जलाने के बाद बचे खुचे जो अवशेष थे या राख, उसको मृद भांडों में भरकर दफना दिया जाता था। शव के साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण, कंघी, शीशा आदि भी रखे जाते थे। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। इस सभ्यता के लोग सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगवाते थे, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी जो अपना राजस्थान में है वहां से, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और टीन मंगवाते थे मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। इस वीडियो में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अगली वीडियो में हम इस सभ्यता के प्रमुख साइट के बारे में देखेंगे कि कहां से क्या क्या मिला है, और इस सभ्यता को और नजदीक से जानेंगे कि किस वजह से हड़प्पा को एक शहरी संपन्न सभ्यता कहा गया है।